हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्ज, मेथड्स टू डेवलप चार्ज और प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। आज टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कूलाम लॉ। तो कूलाम लॉ देखते हैं क्या कहता है। जैसा कि अब तक की क्लास में हमने देखा कि दो चार्जेस एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, लेकिन अगर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी एक दूसरे पे कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, और जब रिपेल कर रहे हैं तब भी वो एक दूसरे पे कुछ ना कुछ फोर्स ही एक्सर्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर दो चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और दो चार्जेस अगर सेम नेचर के हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपल्जन भी एक तरह की फोर्स है और अट्रैक्शन भी एक तरह की फोर्स है, लेकिन ये फोर्स कितनी होगी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करता है कूलाम लॉ। देखते हैं कूलाम लॉ। कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक है Q1 और दूसरा है Q2, जो कि एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो दोनों एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगाएंगे। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और ये फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उनके बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। दोनों बातें कंबाइन कर दें तो हम लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को हम यहाँ कहते हैं F इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, है ना। चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ K से मेरा मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ही है, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज कूलाम्स लॉ। ठीक है, लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ there is always a force of attraction or a repulsion in between two point charges which is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance in between them। ये लैंग्वेज में हो गया बेटा हमारा कूलाम्स लॉ। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
अभी हमने देखा कि कूलाम लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्जेस के बीच में लगने वाली जो फोर्स होती है वो होती है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखिएगा ये फोर्स केवल फ्री स्पेस में या वैक्यूम में काम करती है। अगर मतलब ये वाला जो फॉर्मूला हमने निकाला ये फॉर्मूला काम करेगा सिर्फ फ्री स्पेस में या वैक्यूम में। अगर कोई मीडियम आ जाएगा दोनों चार्जेस के बीच तो हमें फॉर्मूला बदलना पड़ेगा। इन मीडियम फोर्स जो है वो हो जाएगी 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर। यहाँ एप्सिलॉन आर को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और इसी को स्मॉल के भी कह दिया जाता है। स्मॉल के से मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या जो रिलेटिव परमिटिविटी है डिफरेंट मीडियम में इसकी डिफरेंट वैल्यू होती है। जैसे कि एयर में के या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 होती है। मेटल्स के लिए जिन्हें हम कंडक्टर्स भी बोलते हैं के या एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। वाटर की बात करें तो वाटर के लिए के या एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 81। माइका जो कि एक तरह का मिनरल होता है इसके लिए के की वैल्यू 3 से 6 के बीच में लाई करती है। ये कुछ डिफरेंट मीडियम के लिए ये कांस्टेंट की वैल्यू है जिससे हम डिफरेंट मीडियम में दो चार्जेस के बीच लगने वाली फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। हमारा नया टॉपिक वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। समझने की कोशिश करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो राइट हैंड साइड पे जितनी भी क्वांटिटीज है सब नेचर में स्केलर है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी है वो फोर्स है जो कि नेचर वाइज वेक्टर है। और फिजिक्स में बेटा एक होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग स्केलर हमेशा स्केलर के इक्वल होता है, वेक्टर हमेशा वेक्टर के इक्वल होता है। स्केलर कभी भी वेक्टर के इक्वल नहीं होता। यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो होमोजेनिटी के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मूला गलत है। अब ये फॉर्मूला गलत है लेकिन लॉ गलत नहीं है, तो इस फॉर्मूले को ठीक करने के लिए हमें इसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी है इनको भी वेक्टर बना दिया जाता है। इनको वेक्टर बनाने के लिए इधर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई की जाती है। अब होगा क्या, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो वैल्यू उसकी 1 है और 1 से किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू नहीं बदलती, तो वैल्यू तो नहीं बदलेगी, है ना, एक्सप्रेशन डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन आ जाएगी क्योंकि ये वेक्टर है। ये यहाँ पे आर कैप का मतलब वेक्टर आर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर आर। ठीक है,
इस फॉर्म में आ गया ये, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोड लेने के बाद ये भी स्केलर हो गया, और आर स्क्वायर इंटू आर बन गया आर क्यूब। तो ये जो नई फॉर्म निकल के आई है इसको हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसको हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमें पढ़ना है वो है डिफरेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। 12th क्लास में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स। 11th क्लास में हम स्टडी कर चुके हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि दो मासेस के बीच में लगती है। तो इन दोनों में क्या क्या पॉसिबल डिफरेंसेस हैं उनकी बात हम करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। एक तरफ हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और एक तरफ हम बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनकी बात करते हैं। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्सेस है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये काम करती है दो चार्जेस के बीच में। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये काम करती है मासेस के बीच में। यहाँ मैंने पॉइंट मासेस नहीं लिखा क्योंकि किसी भी साइज के मासेस हो सकते हैं। यहाँ पॉइंट चार्ज लिखा क्योंकि कूलाम लॉ केवल पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। बाकी इलेक्ट्रिक फोर्स तो किसी भी शेप और साइज के चार्ज के बीच में काम करता है, लेकिन शेप और साइज बदलने से इसकी वैल्यू बदल जाती है, इसलिए कूलाम लॉ में पॉइंट साइज का जिक्र किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स पॉइंट चार्जेस के लिए और ग्रेविटेशनल फोर्स पॉइंट मासेस के लिए, जिसको हम मासेस भी लिख सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है। जबकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होती है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक। उसके अलावा ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये शेप और साइज पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज। और ये जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है ये डिपेंड नहीं करेगी ना तो शेप पे और ना ही साइज पे। Do not depends on shape and size of body। भाई ऊपर वाले पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के बीच में काम करती है और इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस के बीच में काम करती है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होती है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। लेकिन जो तीसरा पॉइंट मैंने लिखा कि शेप और साइज पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फोर्स, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती, ये बात लेके कुछ स्टूडेंट्स डाउट में हो सकते हैं कि जी कैसे, ये समझ में नहीं आया। तो इस पर थोड़ा डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। शेप और साइज का ऐसा है,
कूलाम लॉ में साफ कहा गया कि कूलाम लॉ केवल पॉइंट चार्जेस के लिए काम करेगा। अगर साइज बड़ा हो जाता है चार्ज बॉडी का, जैसे कि ये एक बॉडी, ये दूसरी बॉडी, ये पॉजिटिव, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, तो सिंपल है, फोर्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर ये बॉडी का साइज ऐसा हो जाए तो गड़बड़ हो गई। अब हम कंफ्यूज हो गए कि ये वाला डिस्टेंस यूज करें या फिर ये वाला। दोनों डिस्टेंसेस में बहुत फ़र्क है। अगर हम ये छोटे वाला डिस्टेंस लेंगे तो फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी, और ये बड़े वाला डिस्टेंस लेंगे तो फोर्स की वैल्यू बहुत कम आएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस कम होने पे फोर्स ज़्यादा हो जाएगी और डिस्टेंस ज़्यादा होने पे फोर्स कम हो जाएगी। तो क्योंकि चार्जेस के केस में सेंटर ऑफ चार्ज नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, जैसा कि मासेस के केस में होता है सेंटर ऑफ मास नाम का कॉन्सेप्ट, इसलिए यहाँ पे साइज बदलने से डिस्टेंस बदल जाता है और डिस्टेंस बदलने की वजह से फोर्स बदल जाती है। तो साइज चेंज करने पर इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज हो जाती है। दूसरी बात, शेप की बात कर लेते हैं। शेप से क्या मतलब है? शेप से मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी बॉडी है जिसके पास कोई शार्प पॉइंट है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई पेन है, अगर मैं उस पेन को चार्ज प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं तो पेन की शार्प टिप की वजह से उसके अराउंड बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और आसपास का जो मीडियम है उसके मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाएंगे, आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो चार्ज बॉडी अपना चार्ज सराउंडिंग में लीक कर देगी। और जब चार्ज लीक हो जाएगा तो चार्ज की वैल्यू ऑब्वियस है बदल जाएगी, पहले से कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि चार्ज की वैल्यू बदल जाएगी तो ऑब्वियस है फोर्स की वैल्यू भी बदल जाएगी। इसलिए प्रेफर किया जाता है कि जब भी चार्ज क्रिएट किया जाए या चार्ज डेवलप किया जाए, हाई पोटेंशियल जनरेट किया जाए, तो कोई ऐसी बॉडी चूज की जानी चाहिए जिसके पास कोई शार्प पॉइंटेड टिप ना हो, है ना। जैसे अगर हम क्यूब या क्यूबॉइड ले लेंगे तो उसके पास शार्प पॉइंटेड टिप होने की वजह से उसके अराउंड क्या होगा, वो अपने शार्प पॉइंट्स के थ्रू एटमॉस्फेयर में चार्ज को लीक कर देगी। इस प्रॉपर्टी को हम कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर कोई ऐसी बॉडी है जैसे कि स्फेयर, तो उसके पास कोई शार्प पॉइंट ना होने की वजह से वो अपना चार्ज एटमॉस्फेयर में लीक नहीं करेगी और उस पर जितना चार्ज पहले था उतना ही बाद में भी रहने वाला है। तो ये कुछ डिफरेंस हुए, और डिफरेंसेस भी पॉसिबल हैं, उनकी बात करते हैं। ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स है ये मीडियम पर डिपेंड करती है। जबकि ये जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। समझ सकते हैं इसको भाई। 11th क्लास में अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और उसके अकॉर्डिंग दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगती है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो कांस्टेंट है ये है G, और G को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ही रहती है। पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाइए इसकी वैल्यू नहीं बदलती, इसलिए दो मासेस के बीच में लगने वाली फोर्स भी नहीं बदलती। इसलिए कहा जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। आप किसी भी मीडियम में लगाइए यही फॉर्मूला लगेगा, यही कांस्टेंट रहेगा, यही कांस्टेंट की वैल्यू रहने वाली है। लेकिन यहाँ अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूँ तो देखिए ज़रा, इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या होता है, अभी अभी पढ़ा हमने कि इन मीडियम इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है दो चार्जेस के बीच में, उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है, ये डिफरेंट होती है।
डिफरेंट मीडियम में, डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम। तो डिफरेंट मीडियम में इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, और क्योंकि इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, जो वैल्यू होगी वो मैंने आपको लिखवा दी। जैसे एयर के लिए 1 होती है, मेटल के लिए इनफाइनाइट होती है, वाटर के लिए 81 होती है। तो अब जब मीडियम बदलेंगे तो ये बदलेगा, और जब ये बदलेगा तो फोर्स बदल जाएगी, यानी कि डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट फोर्स लगेगी, है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, वेयर एज ग्रेविटेशनल फोर्स डू नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, रिमेन सेम इन ऑल मीडियम, इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। तो ये चौथा डिफरेंस हो गया। आइए आगे चलते हैं, अगला डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा वीक होती है। जैसे कि 11th क्लास में हमने पढ़ रखा है कि बेसिक 4 तरह की फोर्सेस होती हैं नेचर में, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इट इज़ मच स्ट्रॉन्गर in comparison to gravitational force। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा वीक होती है, इट इज़ मच वीकर in comparison to इलेक्ट्रिक फोर्स। एग्जाम्पल के लिए आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास, अगर मैं लेता हूं एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ले लेता हूं मैं, दोनों के बीच में कुछ फोर्स लगेगी, है क्या, दोनों के पास कुछ चार्जेस भी हैं और कुछ मासेस भी हैं। तो ये दोनों एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगाएंगे और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन का मास me, प्रोटॉन का मास mp, डिस्टेंस r। तो अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगी वो होगी कितनी, k q1 q2 बाय r स्क्वायर। और जैसा कि हम जानते हैं q1 इज द चार्ज ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, q2 इज द चार्ज ऑफ सेकंड पार्टिकल, और यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल के नाम पे हमारे पास है इलेक्ट्रॉन और सेकंड पार्टिकल के नाम पे हमारे पास है प्रोटॉन। और इत्तेफाक से दोनों के चार्ज इक्वल होते हैं, नेचर अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का, प्रोटॉन पॉजिटिव नेचर का, लेकिन वैल्यू सेम है। दोनों पे ही जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो इसको E नेगेटिव, इसको E पॉजिटिव भी बोल देते हैं। दो चार्ज E, दूसरे के पास भी चार्ज E और डिस्टेंस r स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स इन बिटवीन द टू पार्टिकल्स। और अगर मैं निकालूं दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज इलेक्ट्रिक, तो मैं Fe लिख देता हूं। और ग्रेविटेशनल फोर्स की मैं बात करूं तो ये हो जाएगी G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन r स्क्वायर। अब कंपेयर करने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर देता हूं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स, इधर आ गया k e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और इधर आ गया g m e m p अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ पे बचा k e स्क्वायर ओवर g m e m p। और सब की वैल्यू हम जानते हैं, k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 10⁻⁻19, और g की वैल्यू 6.67 × 10⁻11। अच्छा जी, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31, और प्रोटॉन का मास 1.67 × 10⁻27। इसको सॉल्व कर सकते हैं, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2.2 × 10⁻39 टाइम्स आएगा। तो हमें दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्यों?
बोर्ड पे जगह कम है, मैं थोड़ा सा रब करके फिर बताता हूँ आपको। ये जो हमने रेशो कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये आया 2.2 इंटू 10 की पावर 39। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स हो गई 2.2 इंटू 10 की पावर 39 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां से हमें साफ पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी वो इतना टाइम्स ज़्यादा स्ट्रांग है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये 5वां पॉइंट हो गया। तो बेसिकली जो डिफरेंसेस हमने स्टडी किए ग्रेविटेशन फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में, उनको रिवाइज करें तो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। पहला कि ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के बीच में काम करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस के बीच में काम करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव के साथ साथ रिपल्सिव भी हो सकती है। तीसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करती, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स शेप और साइज पर डिपेंड करती है। चौथा, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम पर भी डिपेंड करती है। पांचवा और आखिरी पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये वैल्यू फिक्स नहीं रहती। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के केस में इतना आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के केस में कुछ और वैल्यू आती है, प्रोटॉन प्रोटॉन के केस में कुछ और वैल्यू आती है। ओवरऑल लगभग 10⁻40 टाइम्स, 42 टाइम्स, 39 टाइम्स का डिफरेंस आता ही आता है। तो देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो नेग्लिजिबल है ग्रेविटेशनल फोर्स तो इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इतनी बात हमें समझ में आई है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि कूलाम लॉ क्या होता है, कूलाम लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ क्या होती है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस क्या है। तो आज की क्लास को यहीं रहने देते हैं, है ना। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। तो बेटा, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।